व्हाट अ मैच भाई, मतलब बॉक्स ऑफिस लेवल पे आई थिंक इसको 5 में से 5 नंबर देने चाहिए भाई। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल यहाँ पर एक टाइटल डिसाइडिंग, और ऑब्वियसली जिस तरीके से हाइप है इस मैच ने, डिस्पाइट द स्कोर लाइन 1-1 है, ड्रॉ हो गया, और जो 2 टीम पार्टिसिपेट कर रही थी उनमें तो एक का भी फायदा नहीं हुआ। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैच का रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है यहाँ पर आर्सेनल को। लेकिन डिस्पाइट यहाँ पर हमको कोई एब्सोल्यूट मास्टर क्लास देखने को मिला, एब्सोल्यूट यहाँ पर कोई हेडलाइन बनती भी नहीं दिखी है कि भाई किसी प्लेयर ने बिल्कुल फोड़ फाड़ ही दिया है। यहाँ पर ये मैच हर एक एस्पेक्ट में, चाहे टैक्टिकल बात करो, चाहे आप एंटरटेनमेंट की बात करो, या फिर आप स्टोरी लाइन की बात करो, हर एक नज़रिए से ये मैच डिलीवर करता है। अब देखो यहाँ पर मैच ना, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप था क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अपनी पूरी फॉर्म में आ रही थी, वहीं लिवरपूल इमोशनल सेंटिमेंट पे ज़्यादा खेल रही थी क्योंकि उनके स्टार्टिंग 11 के काफ़ी फंडामेंटल प्लेयर्स अभी भी गायब थे। ऐसे में यहाँ पर अगर आप लाइनअप को देखोगे तो ऑन पेपर ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जैसा आपने पहला हाफ देखा होगा ना तो आपको एक्चुअली में लगा नहीं होगा कि मैनचेस्टर सिटी ने कोई बहुत हैवी हैंड रखा था। अब इसमें आप यहाँ पर एनफील्ड के एटमॉस्फेयर की बात करो या फिर लिवरपूल के टेम्पर की बात करो कि वो डिस्पाइट कि उनके इंडिविजुअल्स, मतलब चाहे ट्रेंट हो या ना हो, चाहे यहाँ पर कोनाते हो ना हो, उसकी जगह कौन सा हो, लेकिन यहाँ पर उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो फंडामेंटल ट्रेट्स हैं वो भाई सेम रहते हैं। और मेरे को आज एक चीज़ पता चल गई अक्रॉस द 2 हाफ, जब आप एनालाइज करोगे भाई सेकेंड हाफ में तो एनाइलेट ही कर दिया, मतलब वायलेशन ही हो गई यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की। डिस्पाइट लिवरपूल यहाँ पर गोल स्कोर नहीं कर पाई। आई थिंक इसके पीछे का आप रीज़न कह सकते हो कि लाइक 1-2 अच्छे सेव थे, चाहे हम यहाँ पर डार्विन नुनेस टू साला जो कि ऑब्वियसली ओर्टेगा ने सेव किया, उसके बाद भी यहाँ पर एक आधे चांस थे जो कि सेव कर रहे थे। गाकपो पता नहीं क्या कर रहा था। लुइस डियास इज अमेजिंग, मतलब लुइस डियास का लिवरपूल में ऐसा मूवमेंट है जैसे मैं विनीसियस का रियल मैड्रिड में मूवमेंट देखता हूँ। 90 मिनट्स कुछ ना कुछ करने की कोशिश होती है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है और फुल ऑन एनर्जी होती है, थका हुआ नहीं दिखता। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ठीक है, लिवरपूल की अगर आप अटैकिंग और फ्लूइड बिल्डअप की बात करोगे तो यहाँ पर एफिशिएंसी की आज हमको कमी देखने को मिली। ऑन दी अदर हैंड मैनचेस्टर सिटी की बात करें ना भाई, सिटी को कांपते हुए, सिटी को लेजिट बैकफुट पे आते हुए, और सिटी को यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइक समझ रहे हो, लाइक गिव अप करने वाला जो सीन होता है ना कि सिटी ने गिव अप कर दिया कंट्रोल, उनके बस की नहीं है मैच का कंट्रोल, अब उनके आसपास भी नहीं है ये मैच का कंट्रोल। यहाँ पर ऑब्वियसली पेप गार्डियोला की बात करोगे तो कंट्रोल डोमिनेट करना चाहता है, वो कंट्रोल यहाँ पर अपने हाथ में रखना चाहता है। पासेस, शॉर्ट पासेस, लॉन्ग पासेस, डायगोनल पासेस, अटैक, डिफेंड, काउंटर, गेम का ठहराव, गेम का टेम्पो, हर एक चीज़ है कि वो चेक बॉक्सेस हैं जो कि पेप गार्डियोला खुद टिक करना चाहता है, और आज इनमें से एक भी वो खुद टिक नहीं कर पाया। सारी की सारी चीज़ यहाँ पर लिवरपूल कर रही थी। आई थिंक यहाँ पर इसके बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं, चाहे बात करो यहाँ पर एक डेजावू हो गया लिवरपूल के लिए, जहाँ पर केविन डी ब्रुयने ने थोड़ा सा बारसा वालों का बदला ले लिया जब उन्होंने कॉर्नर टेकन टू क्विकली करके यहाँ पर गोल स्कोर कर दिया। अब वो ऑब्वियसली वहाँ पर काफ़ी लोग नेथन आके की बात कर रहे थे कि वो किसी को ब्लॉक कर रहे थे या वो एक फाउल था, बट गोल यहाँ पर पूरी तरीके से स्टैंड करता है। सब सही जा रहा था अंटिल नेथन आके, जो कि इतने टाइम से बढ़िया खेल रहा था भाई, उसने यहाँ पर एक काफ़ी नूब मिस्टेक कर दी जो कि होता है अमूमन इतने हाई टेम्पो मैचेस में, और यहाँ पर एडरसन ने पेनल्टी दे दी, इसके चलते इंजर्ड भी हो गए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर stake.com की, एक ऐसी वेबसाइट जो कि आपको स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करने का एक अलग डायमेंशन देती है, और काफ़ी एंगेजिंग यूजर इंटरफेस है जहाँ पर आपको एंगेज करने के लिए काफ़ी सही तरीका है। और अगर हम ग्लोबल ऑथेंटिसिटी की बात करें तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और लाइसेंस्ड है, जहाँ पर ना ही सिर्फ ड्रेक को एज एन एम्बेसडर साइन कर चुकी है, बल्कि ये एवर्टन FC के भी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, और इसी के साथ ये F1 के टाइटल स्पॉन्सर्स भी हैं। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर हम इनके पेमेंट सिस्टम की बात करें तो वो भी काफ़ी इजी है और काफ़ी रिलायबल है। एंड यहाँ पर हमारी यानी कि दिव्यांश के चैनल के ऑडियंस के लिए इन्होंने यहाँ पर ऑफर भी निकाला है, जहाँ पर अगर आप प्रोमो कोड CR7 यूज़ करोगे तो आपको 200% तक का डिपॉजिट मिल सकता है। तो डेफिनेटली भाई एक बार चेकआउट आप जरूर कर सकते हैं। जस्ट बी अवेयर, बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी सेव। मेरे को यहाँ पर जो की पॉइंट्स लगे देखने के, वो सबसे पहले ये थे कि ये लिवरपूल किसी के साथ भी 2-2 जा सकती है। हाउएवर इस लिवरपूल की अगर हम गाकपो की बात करें या फिर एक आधे और प्लेयर की बात करें, दे आर लिमिटेड, वो लिमिटेड हैं। और पर्टिकुलरली मैं गाकपो की बात करूँगा कि मैंने जब भी गाकपो को पिच पे देखा है, मेरे हिसाब से तो वो नेट एक नेगेटिव ही रहा है। साथ ही भाई साला बहुत कुछ ऐड करता है, साला का सिर्फ पिच पे रहना, चाहे वो गोल स्कोर कर रहा हो या असिस्ट कर रहा हो, भाई एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लिवरपूल का यहाँ से आने में। अगर सिटी की बात करें,
हालैंड को सर्विस तो मिली नहीं। केविन डी ब्रुयने का गेम भी आप कह सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर क्लास ब्यूटी, केविन डी ब्रुयने का गेम भी थोड़ा सा ऐसा ही रहा। लेकिन यहाँ पर जो गेम खराब रहा वो यूलियन अल्वारेज का खराब रहा। यहाँ पर गेम जो खराब रहा वो टोटल खराब इसलिए भी रहा क्योंकि सिटी जो करने की कोशिश करती है वो भी नहीं कर पाई। बट ओवरऑल आई थिंक यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि जो 2 टीम पार्टिसिपेट कर रही थी उनका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा तो यहाँ पर आर्सेनल को हो गया, और मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के इस गेम ने आर्सेनल को एक बहुत बढ़िया पोजीशन में डाल दिया है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ड्रॉ से सिटी ज़्यादा खुश होगी और लिवरपूल को दुख होगा, बिकॉज अल्टीमेटली लिवरपूल यहाँ पर डिजर्व करती थी ये गेम। बात करें अगर रियल मैड्रिड की, रियल मैड्रिड ने 4-0 से सेल्टा विगो को तोड़ा। रोडिगर ने 2 गोल मारे, एक ओन गोल करवा दिया हमने, क्लीन शीट भी रख ली हमने, और आर्दा गुलर भाई साहब को मिनट भी मिल गया, लेकिन मिनट के साथ साथ भाई ने यहाँ पर गोलकीपर का सी काट के गोल भी मार दिया। इससे ज़्यादा एज ए रियल मैड्रिड फैन तुमको क्या चाहिए? देखो मेरे को लगता है कि ये गेम एक बॉक्स ऑफिस नहीं था। सेल्टा विगो के अगर आप स्ट्रगल्स की बात करोगे तो राफा बेनिटेज के अंडर सेल्टा विगो हर हाई एंड टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि लाइप्जिग के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी और उससे पहले भी रियल मैड्रिड का जो एक तरीके से डाउट हो रहा था कि भाई वो पीक जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे में मेरे को काफ़ी सही लगा कि रियल मैड्रिड ने एक ऐसा गेम खेला जो कि इवन इफ ठीक है हर गेम आपको हार्ट अटैक वाला गेम नहीं चाहिए होता है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो कि शांति से आप क्रूज कर सको, 3 पॉइंट्स बैग में रखो, चला ठीक है आगे देखेंगे। अब ये गेम उसी तरीके का काफ़ी रोटेटेड था। ब्राहिम दियाज को लाया गया, रोड्रिगो को जगह दी गई, यहाँ पर लुका मॉड्रिच खेले, टोनी क्रूज कारवाल को बेंच पे बिठाया गया, नाचो यहाँ पर कैप्टन कर रहे थे। अगर नेगेटिव्स की बात करें, आई थिंक नाचो स्टिल एक नेगेटिव है। क्लीन शीट रखी, बहुत बढ़िया। सेल्टा का अटैक भी खराब है, लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड का डिफेंस शेकी लगता है। रूडिगर नाचो की पार्टनरशिप ऑन एवरेज अगर आप थोड़ा सा लाइक ओवरऑल देखोगे तो पॉजिटिव है, लेकिन नाचो का रोल थोड़ा सा मेरे को अभी भी नेगेटिव लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मिडफील्ड की, कामाविंगा को आप फ्रीडम दोगे, वो अपनी असली पोटेंशियल दिखा देगा। अगर आप यहाँ पर लुका मॉड्रिच का गेम देखोगे, भाई लाइक 1 से लेकर 10 के आंकड़े पे 10 नंबर का उसने यहाँ पर गेम को मैनेज किया है। अपने हिसाब से वो गेम को टेम्पो को सेट कर रहा था। एक जो नेगेटिव है वो मेरे को लगता है यहाँ पर डेफिनेटली रोड्रिगो है, जिस तरीके से भाई उसको चांस मिल रहे हैं। आई थिंक लास्ट 13-14 गेम में वो गोल नहीं स्कोर किया है। देखो अभी भी मैं ये कहूँगा कि उसके रन्स की अगर बात करें, उसके टचेस की बात करें, हर में एक पर्पस दिखता है, बट लाइक गोल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमिंग इनटू द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन एंड कमिंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। ब्राहिम दियाज, ऑब्वियसली ब्राहिम दियाज के वर्क रेट से तो कोई भी यहाँ पर नया नहीं है। एक जो छोटी सी चीज़ और है कि भाई विनीसियस का गेम आज बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था, डायरेक्ट इम्पैक्ट था यहाँ पर। लेकिन जो चीज़ मैंने पिछले वाले गेम में कहा था वही मैं यहाँ पर भी कहूँगा, भाई डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि विनीसियस को आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। देखो आज का मामला ये है ना कि आज रेसिज्म का मामला बहुत गर्म है, और रेसिज्म का मामला एक रियलिटी भी है। लेकिन रियलिटी फिर ये भी है कि एट टाइम्स यहाँ पर विनीसियस बहुत अननेसेसरी येलो कार्ड्स ले रहा है, बहुत अननेसेसरी डिसिप्लिन एक्शन ले रहा है, जो कि रियल मैड्रिड को नुकसान दे रही है। अब देखो बेलिंगम बहुत इंसिडेंट में सही है, उसकी पनिशमेंट को एग्जैजरेट किया गया है, लेकिन 100 बात की एक बात है वो आज के मैच में नहीं खेला। विनीसियस का भी यही है कि सही होगा गलत होगा, लेकिन 100 बात की ये बात है जब सस्पेंड हो जाएगा तो आज सेल्टा विगो थी, मान लो कल को रियल सोसिएडाड एक एल क्लासिको हो गई, उस मैच में दोनों सस्पेंड हो गए तो क्या होगा। तो वो चीज़ मेरे को लाइक उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से विनीसियस अपने आप को कंटेन करता है, अपने आप को मेंटेन करता है, और उसको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। खैर अगर बात करें अपनी अगली 2 स्टोरीज की, तो सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं। और भाई AFC चैंपियन लीग का काफ़ी क्रूशियल है जहाँ पे कमबैक की जरूरत है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्रूव करना है कि ही कैन डिलीवर एट दिस एज इन दिस टीम इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और अगर अल नसर को प्रूव करना है कि उनको भाई फुटबॉल डायनेमिक्स में सीरियसली लेना चाहिए, तो भाई कल कमबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना जो लंबा वाला जो जेस्चर किया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। और रोनाल्डो भाई रोनाल्डो है, देखो ट्रिकी तो है। देखो रोनाल्डो ने कहा कि देखो मैं सारे कंट्रीज़ के कल्चर को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं वो जेस्चर आज के बाद कभी नहीं करूँगा। तो उन्होंने एक तरीके से सॉरी भी कहा और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो जेस्चर आज के बाद कभी नहीं करेंगे, लेकिन इस कंट्री में। उन्होंने इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो यूरोप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, और मैच के एक्साइटमेंट में मैच का जो परसेप्शन है और मैच का जो स्टोरी लाइन बिल्ड होती है, जो एक टेम्परामेंट बिल्ड हो जाता है, उसके चक्कर में हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है। लेकिन सऊदी अरेबिया में मैं ये नहीं करूँगा और मैं इस कंट्री के कल्चर को रिस्पेक्ट करूँगा। ऑब्वियसली यहाँ पर जैसा पिछले हमने फुटबॉल डेली में जब इस मुद्दे को कवर किया तो मैंने तुमको बताया था कि जो सऊदी के माई बाप हैं
उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी एक्शन पे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो आई थिंक उसका एक ये इम्पैक्ट है और उसको यहाँ पर कंपेंसेट करने की कोशिश की है। बट रोनाल्डो बिंग रोनाल्डो भाई सैवेजरी तो होगी ही, मतलब ऐसा ना नवाबी नहीं घटनी चाहिए। खैर इसी के ज़्यादा अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से, यहाँ पर मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और हम फैंस से ही रिलेटेड है। अब द यूनाइटेड स्टैंड तुमको पता है बहुत ही पॉपुलर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन चैनल है जिस पर अराउंड 2.3 मिलियन तो ट्विटर पे फॉलोवर्स है और पता नहीं यहाँ पर मार्क गोल्डब्रिज उसके एक फेस है। अब हाल ही में उन्होंने यहाँ पर रासमस हॉयलैंड के साथ एक इंटरव्यू किया। इसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर यूनाइटेड फैन मैगजीन निकलती है और उसमें यह बताया गया कि भाई इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नाखुश हैं किस तरीके से यहाँ पर हॉयलैंड ने एक ऐसे चैनल को इंटरव्यू दिया है जो कि यूनाइटेड प्लेयर्स की बेइज्जती करते हैं, उनके रिगार्डिंग हेट फैलाते हैं, उनके रिगार्डिंग नेगेटिव फैला के व्यूज़ और अपनी सक्सेस को ग्रो करते हैं। इस चीज़ पे भाई वापस से मार्क गोल्डब्रिज एक वीडियो रिलीज करी और उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि देखो ठीक है, जिस भी मैगजीन ने डाला उनके सोर्सेज अच्छे होंगे और शायद से एंडी मिटन बता रहे हैं भाई जो एथलेटिक के राइटर हैं, एंडी मिटन के सोर्सेज वगैरह हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि सोर्सेज बढ़िया हैं और यूनाइटेड स्टैंड को काफ़ी यूनाइटेड के प्लेयर्स पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो की पॉइंट बताया वो साफ थे। उन्होंने कहा कि रासमस हॉयलैंड को पहले से पता था कि द यूनाइटेड स्टैंड क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी जो उन्होंने इसको काउंटर करने की कोशिश की कि रासमस हॉयलैंड ने इंटरव्यू दे दिया लेकिन बाद में उनको पता चला कि भाई ये तो नेगेटिव वगैरह ऐसे फैला रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इंटरव्यू हुआ था वो कैरिंगटन में ही हुआ था। ऑब्वियसली यहाँ पर मैनेजर वगैरह, ओनर वगैरह सबको पता था कि ऐसा इंटरव्यू होने वाला है। साथ ही में उन्होंने ये भी माना कि यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स हैं जो शायद से यूनाइटेड स्टैंड को पसंद नहीं करते, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमेशा अनबाय सकते हैं। आप देखो पिछले कुछ दिनों में पहली बार नहीं है तो यूनाइटेड स्टैंड और मार्क गोल्डब्रिज पर्टिकुलरली थोड़े क्रिटिसिज्म के टारगेट रहे हो। अभी यह बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रेम और स्नेह दिखाया जा रहा है एरिक द टेन हैग के साथ। उन्होंने यहाँ पर बताया कि जब भी यूनाइटेड जीतती है या यूनाइटेड में कुछ होता है तो टेन हैग का पीआर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन लीड कर रहे हैं मार्क गोल्डब्रिज, लेकिन जब भी यूनाइटेड में कुछ बुरा हो रहा है तो सबसे पहले चूतड़ों पे लात बजाने में आते हैं यहाँ पर प्लेयर के मार्क गोल्डब्रिज ही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा तो टेन हैग का पीआर करते हैं और अगर बुरा होगा तो यूनाइटेड के प्लेयर को बैश करते हैं और ये बहुत क्लियर लोग कंटेंट में देख रहे हैं। वैसे डू लेट मी नो कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टैंड में और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीमियर लीग की टाइटल रेस के रिगार्डिंग।